मुखबिर की सूचना पर गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर बहुत तेज़ी से चेकिंग चल रही होती है। पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, तुरंत मुस्तैद रहते हैं कि जैसे ही अपराधी दिखी जाएगी उसको पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लग्जरी गाड़ियों को देखा जा रहा था, लग्जरी बसों को देखा जा रहा था, तभी अचानक से एक लाल कलर की जब बस वहाँ से गुजर रही होती है, सभी की निगाहें उस पर टिक जाती है। बस को रोका जाता है। बस के अंदर जैसे ही ड्राइवर से कहा जाता है कि क्या इस महिला को और इस बच्चे को आपने देखा है, तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं रहता है। तभी बस के अंदर पुलिसकर्मी प्रवेश कर जाते हैं। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीटों को खंगालने के बाद में आखिरी सीट पर एक 23 वर्ष की लड़की और एक 13 साल का लड़का बैठा हुआ रहता है। जैसे ही उसको वो लोग देखते हैं, तुरंत उसको गिरफ्त में लेते हैं। गिरफ्त में लेकर के थाने ले आते हैं। थाने पर जैसे ही पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद में पता चलता है कि जो लड़की है वो 5 महीने 4 दिन की प्रेग्नेंट है। और लड़की ने जब बताया कि इस बच्चे का बाप जो है वो 13 साल का वो मासूम सा बच्चा है, तो सबके होश उड़ गए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है गुजरात प्रदेश के सूरत की। और सूरत में एक व्यापारी है जो कि बहुत अच्छे घर से हैं, उनका अच्छा परिवार है। एक सोसाइटी के अंदर वो लोग रहा करते थे। तभी उस सोसाइटी में एक दिन ये पता चलता है कि बच्चा जो है उनका ट्यूशन के लिए गया हुआ है और ट्यूशन से वापस घर नहीं आया। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, उसके दोस्त यारों से पूछते हैं। ट्यूशन टीचर के घर पर जब जाते हैं तो पता चलता है कि ट्यूशन टीचर भी घर पर नहीं है। उसके घर वाले कहते हैं ट्यूशन टीचर की, जो कि जिसकी उम्र 23 वर्ष है, घर वाले कहते हैं कि ये मार्केट के लिए गई होगी कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, कुछ देर वेट करिए, आती है तो वो बताएगी कि बच्चा कहाँ है। अब हो सकता है कि बच्चा उसके साथ में बाज़ार गया हो। तो 1 घंटे 2 घंटे इंतज़ार करते हैं परिवार के लोग, लेकिन पता नहीं चलता। और फ़ोन लगाते हैं तो टीचर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। और शिक्षिका जो है एक अच्छे परिवार से है और जो बच्चा है वो भी एक अच्छे परिवार से है। तो दोनों का परिवार भी घर के उसी कॉलोनी के अंदर रहा करते थे। तभी घंटों इंतज़ार करने के बाद में जो परिवार के लोग हैं अब वो चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बातचीत का दौर शुरू होता है और जो लड़के के पक्ष के लोग रहते हैं, जो व्यापारी परिवार रहता है, वो थाने पहुंच जाते हैं। और थाने जाने के बाद में सूचना लिखाते हैं कि साहब मेरे बच्चे का अपहरण हो गया है और अपहरण किया है उसके ट्यूशन टीचर ने। अब जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगती है, पुलिस हैरत में आ जाती है। पुलिस तुरंत मामले की FIR दर्ज कर लेती है। FIR दर्ज करने के बाद में तुरंत तहकीकात शुरू हो जाता है। अब चारों तरफ पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी कर दी जाती है। तलाश किया जाता है कि जल्द से जल्द इसकी जानकारी मिल जाए। पुलिस वाले अपनी कोशिशें कर रहे थे, परिवार के लोग अपनी कोशिशें कर रहे थे, रिश्तेदार, दोस्त सभी लोग अपने अपने हिसाब से ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तभी उनके ऊपर एक इनाम रख दिया जाता है। इनाम की धनराशि सुनने के बाद में एक मुखबिर जो इस पर उसको किसी प्रकार से जानकारी मिलती है और मुखबिर जो है वो कहता है कि साहब 30 अप्रैल 2025 के दिन करीब सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपको एक लाल बस गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर दिखाई देगी। अगर आप मुस्तैदी दिखाएंगे तो जिस अपराधी को आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। पुलिस वाले उसकी बातों में आ जाते हैं, तुरंत मान लेते हैं। अब चेकिंग जो है पूरी तरीके से टाइट कर दी जाती है गुजरात राजस्थान बॉर्डर की। पुलिस वाले वहाँ पर पूरी शाम से ही चेकिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही एक बस आती है, उस बस को देखने के बाद में तुरंत पुलिसकर्मी खड़बड़ा के उड़ जाते हैं। उस समय करीब वही 3:30 से 4 बजे का सुबह का भोर का समय था। पुलिस वाले जब देखते हैं, उसमें सर्च करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो जैसे ही चले जाते हैं, पुलिस वाले सोचते हैं मुखबिर ने हमको खाली पैसे के लालच में बेवकूफ़ बनाया और कोई बात नहीं है। दूसरी बस आती है, दूसरी बस में भी कोई दिखाई नहीं देता है। तीसरी बस आ रही होती है जिसका रंग लाल कलर का होता है। लाल कलर के रंग को देख करके पुलिस वाले पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करके खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद जैसे ही ड्राइवर देखता है कि पुलिस वाले हमको रोक रहे हैं, तुरंत बस को रोक देता है। ड्राइवर पूरी तरीके से डर जाता है। ड्राइवर के पास जैसे ही वो पहुँचते हैं, उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं कि देखो इस लड़की को पहचानते हो, देखा है तुमने? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसे तो किसी को देखा नहीं है। क्या ऐसा बच्चे को देखा है? तो सभी ने मना कर दिया। लेकिन पुलिस वालों को अब पूरी रात तो जगे हुए थे, पूरी रात सर्च अभियान चल रहा था। तभी उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक बार बस के अंदर घुस कर देख लिया जाए। बस के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आगे की सीट से देखते देखते जैसे पीछे की सीट पर देखते हैं तो कोने पे पीछे की सबसे लास्ट सीट पर एक लड़की एक मासूम से लड़के को लेकर के बैठी हुई है
और दोनों एक दूसरे के साथ में गले में गला हाथ डाल करके या इस प्रकार से लेटे हुए हैं जैसा लग रहा है कि दोनों पति पत्नी हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही दोनों को देखते हैं तुरंत जा कर के उनको आईडी मांगते हैं। आईडी मांगने के बाद पूछताछ करते हैं, फ़ोटो मिलाते हैं, पता चलता है कि ये दोनों तो वही हैं जिनकी हमें तलाश थी। दोनों को गिरफ्त में लेकर के थाने ले आते हैं। अब थाने पे लाने के बाद में जब दोनों परिवार के लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। उस 23 साल की लड़की से जब पूछा जाता है कि आखिर तुमने ये किया क्यों, तो लड़की बताती है कि सर ये लड़का जिस लड़के के साथ में मैं गई हूँ, जिसे कहा जा रहा है कि मैंने इसका अपहरण किया है, इस लड़के को मैंने 5वीं कक्षा में देखा जब इसके माता पिता मेरे पास में इसे कोचिंग के लिए ले आए थे। अब जब ये 5th में था उस समय पर इसके जब माता पिता मेरे पास लाए तो ये दिखने में बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर विशेष कोचिंग चलाया। बहुत अच्छा पढ़ने में ये पढ़ाई लिखाई भी अच्छा करने लगा। आसपास के जो बच्चे थे इसको देख करके वो लोग भी मेरे पास कोचिंग में आया करते थे। धीरे धीरे मेरी कोचिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने सोचा कि शुरुआत में इस लड़के से ही मेरी कोचिंग की शुरुआत हुई थी, तो क्यों ना इस लड़के को मैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराऊं ताकि ये अपना अच्छा नाम करे। ये सोच करके मैंने उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देना शुरू कर दिया और मैंने घर वालों को कहा कि क्यों ना आप इसको उन बच्चों के साथ ना भेज करके मेरे घर पे भेज दिया करें, ताकि इससे मैं इम्तिहान से शांति से पढ़ाई करवा सकूं। और घर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही कॉलोनी में सभी लोग रहा करते हैं। परिवार ने सोचा कि जब पास की बात है, कोई दिक्कत है नहीं, भेज दिया जाएगा। अब उस बच्चे को जब वो 5वीं में पढ़ रहा था तब से वो उस टीचर के घर पे जा कर के रहा करता था, पढ़ाई किया करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद में ज़्यादातर समय वो वहीं पर बिताने लग गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, हार्मोन्स उसके बढ़ रहे थे। उस समय टीचर की उम्र भी कम थी, क्योंकि 5वीं से लेके 8वीं तक की शिक्षा के दौरान टीचर की जो उम्र थी उस समय 19-20 वर्ष हुआ करते थे। जो शिक्षिका है वो उसे देखती थी तो उसके मन के अंदर उसको देखने के बाद में एक अट्रैक्टिव, कुछ अलग सा अट्रैक्शन होने लग जाता था। टीचर का मन उसके लिए उस लड़के को भी भटकाने लगी। अब धीरे धीरे उसको जो कहा जाता है गुड टच बैड टच, उस प्रकार से टच करने लगी। धीरे धीरे अपनी तरफ उस लड़के को आकर्षित करने लगी। समय बीतना चला जाता है और धीरे धीरे जो ट्यूशन वाली मैडम रहती हैं, मैडम पूरी तरीके से उस लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और जैसे जैसे 5th स्टैंडर्ड बीतता है, 6th बीतता है, 7th बीतता है, जब वो 8th में आ जाता है तो उसकी जो तरुणाई अवस्था रहती है उस समय पर वो जो मैडम है उसे देखती है। अब वो पूरी तरीके से उस मैडम के आगोश में जा चुका होता है। अब कब उनके दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होने लग जाते हैं, इन दोनों को धीरे धीरे जानकारी भी नहीं लगती है। अब जब वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा होता है, घर वाले देखते हैं कि इसका मन जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं है। ज़्यादातर ये उसी मैडम को लेकर के घुमा फिरा करता है, उसी मैडम के साथ आया जाया करता है। घर वाले भी रोक टोक किया करते थे, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था। लड़के का कहना था कि मैं जाऊंगा तो पढ़ूंगा उसी मैडम के पास में कोचिंग, चाहे आपको जो करना हो कर लीजिए। और जो मैडम थी वो भी पूरी तरीके से उसी लड़के के साथ में हमेशा टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी। स्कूल में पढ़ाने के बाद में ज़्यादातर समय उसी के साथ बिताती थी। घर वालों ने कहा कि 23 वर्ष की उम्र हो गई है, तुम्हारी शादी कर लो। लड़की का कहना था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी और मुझे किसी से शादी करनी भी नहीं है। धीरे धीरे ये बातें जो हैं कॉलोनी में भी और घर के लोगों को भी पता चलने शुरू हो गई थी, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा कोई कांड हो जाएगा। और क्योंकि दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फासला था, लेकिन शारीरिक हार्मोन्स के कारण से दिखने में जो लड़का था वो थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा दिखाई दे रहा था। अब समय बीतना शुरू होता है तो पता चलता है कि लड़के के जो माता पिता हैं वो ज़्यादा पाबंदियाँ लगाना शुरू करते हैं। लड़के को पूरी तरीके से डांट डपट लगाते हैं कि अब वहाँ पर तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है। लड़का आकर के उस मैडम को बताता है। मैडम जब सुनती है तो मैडम और लड़के दोनों प्लान करते हैं क्यों ना हम घर से दूर भाग जाएं। तो घर से दूर भागने की जब बात होती है तो दोनों मैडम बोलती है कि कुछ घर से कपड़े ले आना और हम लोग यहाँ से तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। तैयारी होती है। दोनों पहले सूरत के रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद में जो मैडम रहती है वो अपना सिम कार्ड तोड़ करके फेंक देती है। उसके बाद में जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो हमारा CCTV कैमरे में और हर जगह तलाशी हो सकती है, क्यों ना हम बस से ट्रैवल करें। अब उन्होंने बस से जाना शुरू किया। अब बस से वो बड़ौदा गए, बड़ौदा से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से वृंदावन गए, वृंदावन से जयपुर गए। इस तरीके से वो अलग अलग जगह पर जाकर के छुप छुप के रहा करते थे।
धीरे धीरे दिन काफ़ी ज़्यादा बीतने लग जाता है। पैसे के अभाव में जब पैसे ख़त्म होने लग जाते हैं तो मैडम प्लान बनाती है कि कहीं फिर से टीचर की जॉब कर लेती हूँ, कुछ जॉब कर लेती हूँ तो मेरे पास में कुछ पैसा आ जाएगा। ट्राई करते हैं दोनों मिल करके। वो लड़का भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, मैडम भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। जबकि लड़का अच्छे परिवार से रहता है, उसके पिताजी अच्छे व्यापारी रहते हैं, क्षेत्र में अच्छा नाम रहता है, लेकिन उसके बावजूद अब प्यार में पड़ा वो लड़का कहीं नौकरी की तलाश कर रहा होता है। लड़की भी नौकरी की तलाश कर रही होती है, नौकरी नहीं मिलती है तो लड़की कहती है कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं, क्यों ना हम अहमदाबाद चल करके कुछ नौकरी तलाशते हैं, क्योंकि वो अपना एरिया है, अपनी जगह है। जयपुर में काम मिल नहीं रहा था। अब वहाँ से जब वो चलते हैं तो सिम कार्ड जो वो लड़की लेती है कि अब तो काफ़ी समय हो चुका है, सिम कार्ड मैंने फेंक दिया है, एक नई सिम कार्ड ले लेती हूँ तो मुझे आसानी होगी। वो पैसे थे नहीं कि नई मोबाइल ले लें, और वही बस लड़की ने ऐसी गलती करी जिससे वो पूरी तरीके से जाल में फंस गई। सर्विलांस ने उस मोबाइल को क्रैश पे लगा रखा था, और जैसे ही उस लड़की ने सिम उसमें डाला, उस मोबाइल का जो EMI था उसके EMI नंबर जो होता है, उस नंबर के माध्यम से पुलिस को तुरंत सूचना मिल जाती है कि लड़की किस स्थान पर है और कहाँ पर इसका लोकेशन आ रहा है। तभी लोकेशन के आधार पर और मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहाँ पर जो बॉर्डर है, गुजरात राजस्थान का बॉर्डर, रतनपुर के पास में श्यामलापुर में एक लाल बस आ रही होती है, और लाल बस में जब जैसे ही पकड़ती हैं सारा का सारा मामला सामने आ जाता है। लेकिन लड़की कहती है कि ये सारा का सारा जो मामला है हम दोनों की राजी मर्जी से हुआ है। अब पुलिस वाले बारी बारी से लड़की से भी पूछते हैं, लड़के से भी पूछते हैं। लड़का भी सेम जवाब देता है, लड़की भी सेम जवाब देती है। लड़की ने कहा कि हम एक दूसरे को 3-4 वर्षों से जानते हैं, लेकिन हमारे बीच में शारीरिक संबंध बनने का काम 1 वर्षों से शुरू हुआ है। इसी प्रकार से वो होटल के अंदर जब गए हुए थे, जब जयपुर में रहा करते थे, तो उन्होंने एक दूसरे को भाई बहन बताया था, लेकिन अंदर उनका जो काम था वो पूरा पति पत्नी का ही चलता था। इसी प्रकार से जब पुलिस ने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली तो लड़की ने बताया कि मैं 5 महीने 4 दिन की गर्भवती हूँ। पुलिस ने जब जांच के लिए उसे ले जा कर के उसकी जांच कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो पता चला कि सही बोल रही है और 5 महीने 4 दिन की ये गर्भवती है। अब पुलिस पूरी तरीके से हैरान, परिवार भी हैरान। अब जो लड़के का परिवार है वो कह रहा है कि नहीं, इसका लड़का नहीं है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। डॉक्टरों से जब पत्रकारों ने बात की तो डॉक्टरों ने कहा कि 13 वर्ष की आयु में अगर लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी बच्चा पैदा कर सकता है। अगर शुक्राणु उसके तैयार हो रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि इसी का बच्चा होगा। अब DNA टेस्ट के लिए जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। DNA टेस्ट करवाया गया है, देखना है कि इसमें क्या जांच निकल के सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज में झकझोर देने वाली ये स्टोरी जैसे ही सामने आती है, पूरा समाज अलग नज़रिए से इसे देखने लग जाता है। जहाँ पर शिक्षक जो मैडम है, उस मैडम को सोचना चाहिए था कि उम्र में कितना कम है, छोटा है, 18 वर्ष की आयु भी नहीं है, और उसके साथ में इस प्रकार से चीज़ों को करना, उसको समाज के अंदर किसी आयाम पे ना पहुंचने के पहले, कोई बड़ी उपलब्धि ना हासिल करने के पहले उसके साथ में उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। इस प्रकार से अब उसका मेडिटेशन भी चल रहा है, लड़के के लिए काउंसलिंग का काम भी चल रहा है, लेकिन लड़की की अब हालत जो है ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसे जेल भेज दिया गया है। उसके ऊपर मुकदमा पहले अपहरण का था, अब उसमें और भी मुकदमे ऐड कर दिए हैं, जिसमें BNS की 137/2, पॉस्को की 4-8-12 धारा के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पूरी तरीके से परिवार जो है वो रो कर, लड़की का जो परिवार है उसका रो कर बुरा हाल है। लड़के के परिवार के लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी कॉलोनी के अंदर बातें चलने लगी है। वो जैसे ही सोशल मीडिया पे खबर सामने आती है, तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मामला पूरा राजी मर्जी से हुआ था, लेकिन उस टीचर को समझना चाहिए था कि राजी मर्जी में भी एक उम्र का तकाजा देखा जाता है, एक उम्र की सीमाएँ देखी जाती हैं। किसी नाबालिग के साथ में इस प्रकार से उसको बहला फुसला करके उसके साथ में इस प्रकार का अत्याचार कर देना, उसका जीवन बर्बाद कर देना, क्योंकि अब उसको मानसिक रूप से पूरी तरीके से अब एक हिसाब से देखा जाएगा तो प्रताड़ित हो चुका है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि अपने मासूम बच्चों का जब वो ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो आप थोड़ी निगरानी रखें, उनके मोबाइलों पर ध्यान दें, ताकि इस प्रकार से चीज़ें ना हों, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपका बच्चा भी इस प्रकार से बिगड़ जाए, और अगर बिगड़ जाएगा तो उसका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि ऐसी मैडम को, ऐसी टीचर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।